एक बार की बात है। एक गांव के पास जंगल में रहता था एक चालाक पर बेहद लालची कौवा। नाम था कल्लू। मैं ही हूँ जंगल का सबसे समझदार कौवा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो क्या बुरा है ना? कल्लू उड़ते उड़ते खेतों की तरफ जाता है। तभी अचानक उसे एक पुराना लेकिन चमचमाता मटका दिखा और उस मटके से आई एक रहस्यमयी आवाज। जो भी इसमें डालेगा उसका दुगना वापस मिलेगा। दुगना? वाह मटके भैया, अब तो मजा आएगा। कल्लू एक दाना डालता है, दो निकलते हैं। सच में? अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। कल्लू मटर, मूंगफली, गहने सब डाल रहा है। सब दुगना निकल रहा है। कल्लू भैया, आप ये सब कहाँ से ला रहे हैं? राज है ये, सिर्फ मेरे और मटके का। अब कल्लू लालच में दोस्तों का सामान चुराने लगता है। मेरा केला किसने लिया? अब कल्लू के पास सब कुछ था पर दिल भरता ही नहीं था। और तभी उसके मन में आया सबसे खतरनाक ख्याल। अगर मैं खुद मटके में चला जाऊं तो क्या दो कल्लू बाहर आएंगे? मैं तो डबल आजा बन जाऊंगा। कल्लू मटके में कूदता है। उस दिन के बाद न मटका बोला, न कभी कल्लू वापस आया। बच्चों याद रखो, लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, वरना एक दिन मटका भी कुछ नहीं बोलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। क्या प्यारा मौसम है आज। चलो कुछ खाने के लिए दाने ढूंढती हूँ। गुड़िया उड़ती उड़ती खेत की ओर चली गई। वहाँ उसे कुछ गेहूं के दाने पड़े मिले। मैं ये सारे दाने अभी खा सकती हूँ, लेकिन अगर इन्हें जमीन में बो दूं तो कुछ समय बाद और ज्यादा दाने मिल सकते हैं। गुड़िया ने समझदारी दिखाई। उसने थोड़े दाने खाए और बाकी को बचाकर खेत में बो दिया। हर दिन वो खेत में जाती, दानों को पानी देती और धैर्य से इंतजार करती। बस थोड़ा और, मैं रोज आकर इन पौधों की देखभाल करूंगी। मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरियाली छा गई। गेहूं के सुनहरे बालियां लहराने लगी। सुनहरे, वाह, अब मेरे पास भरपूर दाने हैं। मैंने सही किया जो समझदारी और मेहनत को चुना। गुड़िया की समझदारी और मेहनत ने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया। सीख, जब हम समझदारी और मेहनत से काम करते हैं तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन एक लोमड़ी एक गहरे कुएं में गिर पड़ी। कुछ ही देर में एक बकरी उसी कुएं पर पानी पीने आई। पानी में तैरती लोमड़ी को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोमड़ी ने भी योजना बनाई कि किसी तरह से बकरी की सहायता लेकर अपने को बचाना चाहिए। वो चिल्लाई, अरे बकरी, तुम्हें पता है मैं यहाँ कुएं में क्यों उतरी हूँ? कुएं के अंदर आकर ही बढ़िया पानी पिया जा सकता है। देखो, मैं जी भर कर पानी पी रही हूँ और मजे कर रही हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर बकरी लालच में आ गई। वे भी कुएं में झट से कूद गई। लोमड़ी ने तुरंत बकरी को पकड़ा। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो कुएं से बाहर निकल गई। बेचारी बकरी कुएं में डूबने लगी और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। लोमड़ी बोली, तुम मूर्ख हो। छलांग लगाने से पहले हमेशा अच्छी तरह से देख तो लेना चाहिए। तुमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। एक दिन एक भेड़िया खाने की तलाश में एक गांव में गया। वहाँ वो एक घर के अंदर घुसा। फिर वो घर के अंदर एक आदमी को देख के डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। भागते हुए उसे एक खिड़की दिखी और उससे बाहर कूद गया। वो एक नीले रंग से भरी बाल्टी में जा गिरा और उसका सारा शरीर नीला हो गया। फिर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है और झट से जंगल में वापस भाग गया। अगले दिन सारे जानवर उसे देख के हैरान रह गए। सब शेर के पास गए और उसे नीले रंग के जानवर के बारे में बताया।
पास गए और पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? मैं भगवान का दूत हूँ। मुझे उन्होंने तुम सबको देखने के लिए भेजा है। भेड़िया बोला। सब जानवरों ने उसे अपने नए राजा के रूप में स्वीकार किया। उसकी सबने खूब खातिरदारी करी। एक रात एक गीदड़ों का झुंड जंगल से जा रहा था और अचानक सब जोर से गरजने लगे और फिर वो नीला भेड़िया भी अपने आप को रोक ना सका और वो भी अपनी आवाज में चिल्लाने लगा। सब जानवर जो उसकी गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे समझ गए कि वो एक आम भेड़िया है और भगवान का कोई दूत नहीं है। सब जानवरों ने उस नीले भेड़िए को घेर लिया और उसकी पिटाई कर भगा दिया। एक बार एक जंगल में रहता था एक जम्बुक धार्मिका नामक। उसके नाम का इतना अच्छा मतलब था पर उसका स्वभाव पूरा उल्टा और शातिर। एक बार वो जंगल में घूम रहा था खाने की खोज में, जब उसको एक बिल मिला जिसमें बहुत सारे चूहे थे। धार्मिका ने देखा कि सारे चूहे आराम से अपने मुखिया चूहा के साथ रह रहे थे। इतने सारे चूहे एक ही जगह पर देखकर धार्मिका बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी जगह है रहने के लिए। यहीं रहकर मैं रोज चूहे खा सकता हूँ। खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं। इन चूहों को तो मैं जीवन भर तक खा सकता हूँ। अब चूहों को पकड़ने के लिए उसको कोई योजना बनानी पड़ेगी। काफी देर तक सोचने के बाद जम्बुक ने निर्णय लिया कि वह एक साधु के रूप में उनके सामने जाएगा। धार्मिका उनके बिल के बाहर एक पेड़ पर खड़ा हो गया, अपना मुंह खुला और आंखें सूर्य की ओर। उसी समय चूहों का मुखिया बाहर आया। धार्मिका की मुद्रा को देखकर हैरान रह गया। श्रीमान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं अपने एक ही पैर पर इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये धरती मेरे 4 पैरों का वजन नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। पर आपने अपना मुंह खुला क्यों रखा है और सूर्य की ओर क्यों देख रहे हो? मैं हवा के अलावा और कुछ नहीं खाता और केवल सूर्य की ही पूजा करता हूँ। जम्बुक की बातों पर विश्वास करके मुखिया गया बाकी के चूहों को ये बात बताने के लिए। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे बिल के बाहर जो जम्बुक खड़ा है वो एक साधु है। चलो हम सब उसका आशीर्वाद लेते हैं। अतः सारे चूहे बाहर आ गए धार्मिका का आशीर्वाद लेने। दिन भर यही चलता रहा और फिर शाम को सारे चूहे अपने बिल में वापस चले गए। जब आखिरी चूहा वापस जा रहा था तब धार्मिका ने झट से उसको पकड़ा और खा लिया। रोज यही चलता रहा और जब भी मौका मिले धार्मिका एक एक करके चूहों को खाता गया। पहले पहले चूहों ने ध्यान नहीं दिया पर दिन पे दिन उनकी आबादी कम होती गई। ये बिल में पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी पर अभी खाली खाली लग रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। मुखिया को अब जम्बुक पे शक होने लगा। उसने सच पता लगाने का निर्णय लिया। अगली शाम जब चूहे अपने बिल में वापस लौट रहे थे तब मुखिया भी अंत तक खड़ा रहा और थोड़ी दूर से देख रहा था कि क्या होने वाला है। मुखिया का शक सही निकला क्योंकि जैसे ही आखिरी चूहा अंदर जाने ही वाला था जम्बुक ने उस पर झपटी मारा और उसको खा गया। तुरंत मुखिया गया जम्बुक के सामने। धार्मिका हैरान रह गया। मुखिया बोला, धोखेबाज, इतने दिनों से तुम साधु बनने का नाटक कर रहे थे। हमारी बहुत बड़ी सेना है और तुम बस एक ही हो। यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो हमारे हाथ मर जाओगे। धार्मिका डर गया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। धोखेबाज लोग कभी न कभी पकड़े ही जाते हैं। एक
समय की बात है। एक शांत और सुंदर तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वो सारा दिन टर करते, पानी में कूदते और मस्ती करते। उन्हीं में एक मेंढक था जिसका नाम था मोती। मैं सबसे बड़ा मेंढक हूँ। देखो मेरी आवाज कितनी जोरदार है। टर। मोती को खुद पर बहुत घमंड था। हर किसी को नीचा दिखाना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन तालाब के पास के खेत में एक विशाल बैल आया। उसका शरीर मजबूत, चाल धीमी लेकिन भारी, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। बाकी सारे मेंढक डर के मारे तालाब में कूद गए, लेकिन मोती वहीं खड़ा रहा। मोती की आंखों में जलन थी। उसे बैल की ताकत और शरीर पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या है? मैं भी इतना बड़ा बन सकता हूँ। मोती ने गहरी सांस ली और खुद को फुलाने लगा। फू फू फू। वह थोड़ा बड़ा हुआ। देखा, अब मैं भी बैल जितना लग रहा हूँ। नहीं मोती, तुम अभी बहुत छोटे हो। मोती और जोर से सांस भरने लगा। फू। अब देखो, अब मैं उससे भी बड़ा बन जाऊंगा। और तभी मोती का शरीर फट गया और उसका घमंड भी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि अहंकार और दिखावा कभी भी अच्छा अंजाम नहीं लाते। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। विनम्रता और सच्चाई यही असली ताकत होती है। सोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी पायल चिड़िया। एक दिन सोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुटकुट कबूतर मिला। अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नमस्ते कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? वह अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए तुम्हें। हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी की शादी कैसे होगी। मेरी नजर में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? वे तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मोनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब? बहन तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ उसकी सास सपना बहुत ही तेज थी। सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आ जाना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वे अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते बहन, कैसी हो? पायल कहीं नजर नहीं आ रही? बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी, किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती, मेरे से उड़ा नहीं जाता। वह मेरे लिए दाना लेने गई है, पर अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ को देखकर वे रोने लगती है। बेटी, तू ठीक है ना? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी यहाँ कुछ करती तो है नहीं। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। माँ, वे लोग बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं, सारे दाने खा जाते हैं। मैं भूखी रह जाती हूँ। माँ, कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय कुटकुट कबूतर के पास जाती है।
अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई मेरी याद। सब ठीक तो है ना? कुटकुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया मेरी बेटी को? उसकी तो किस्मत ही टूट गई। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई हूँ। ये क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है। तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये कहकर वे जंगल के राजा मिट्टू तोते के पास जाता है, उनसे शिकायत करता है। मिट्टू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्टू तोते के पास जाती है। महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्टू तोता दोनों को बुलाता है। देखो देखो, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। तुम इसे मारते थे, फिर भी ये तुम्हें बचाने आ गई। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। एक लोमड़ी के पीछे शिकारी पड़े थे। लोमड़ी भागते भागते एक लकड़हारे के पास पहुंची और उससे शरण मांगने लगी। लकड़हारे ने अपनी झोंपड़ी की ओर इशारा करते हुए लोमड़ी से उसमें छिप जाने को कह दिया। थोड़ी ही देर में शिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या तुम्हें कोई लोमड़ी दिखी यहाँ? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन चुपचाप अपनी झोंपड़ी की ओर इशारा कर दिया। शिकारी उसके इशारे को नहीं समझ पाए और वहाँ से चले गए। लोमड़ी झोंपड़ी से निकलकर आई और भागने लगी। लकड़हारे ने उसे आवाज लगाई और कहा, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। अपनी जान बचाने के लिए तुमने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। लोमड़ी रूखे स्वर में बोली, अगर तुम्हारे बोल की तरह तुम्हारे इशारे भी भरोसे लायक होते तो मैं तुम्हें धन्यवाद जरूर देती। कई बार एक हल्का सा इशारा बोले गए शब्दों से ज्यादा बुरा होता है। ऊपर देखो, कितना बड़ा एप्पल है। नहीं नहीं, ये तो ऑरेंज है। नहीं पागल, ये तो लेमन है। जो भी है, इसे खाऊंगा तो मैं ही। चलो देखते हैं कौन खाता है इसे। चुमकी, टीनू, मीनू और मोलू एक घर की बालकोनी पे बैठे दूर सुंदर से चांद को देखकर ये बातें कर रहे थे। ये तो बहुत दूर है, हमें घर से परमिशन लेनी होगी पहले, है ना? अभी बहुत रात हो गई है, इस समय जाने की परमिशन नहीं मिलेगी और मुझे तो नींद भी आ रही है। ओह, रात तो हो गई है, पर इतना बड़ा फल कल तक किसी ने खा लिया तो? हाँ बोलो, हमें तो पहले ये भी पता करना है कि आखिर कौन सा फल है जो हर किसी को अलग अलग दिखता है। दिन में अच्छे से देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलो कल सुबह देखते हैं। सारे बच्चे अपने अपने बेड पे आ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो आखिर कौन सा फल है जो इतना चमक रहा है। दूसरे दिन बच्चे सारा काम खत्म कर वापस एक जगह आते हैं ये पता लगाने के लिए कि वो फल कौन सा है। लेकिन ये क्या, वो फल कहाँ गायब हो गया? लगता है किसी और ने खा लिया उसे। सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को बच्चे वापस डिनर के बाद बालकनी में आते हैं।
अरे ये देखो वापस आ गया। पर ये क्या, इसे तो किसी ने थोड़ा सा खा लिया है। अगर आज हम इसे नहीं ले पाए तो कल तक तो इसे कोई पूरा खा जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे? चारों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और हवा में उड़ान भर देते हैं। सबने मन ही मन में सोच लिया था कि आज तो इस फल को लेकर ही आएंगे। जैसे जैसे वो आसमान की ऊंचाई पे जा रहे थे, वो फल उनसे और दूर होता जा रहा था। सारे बच्चे अब थकने लग गए थे। मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं उड़ सकती। चलो घर चलते हैं। हाँ, मैं भी। चलो घर जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, वापस चलते हैं। हाँ चलो। मैं हार नहीं मानने वाली, तुम लोग जाओ, मैं इसे लेकर ही आऊंगी। संभल कर जाना चुंगी और जल्दी आना, हम घर पे बिना बताए आए हैं। टीनू मीनू रानू तीनों बच्चे घर लौट आते हैं और आकर सो जाते हैं। झुमकी अब अकेली चांद को खाने जा रही थी। सुबह तीनों बच्चों की नींद खुलती है और उसकी माँ टूनी उनसे पूछती है, बच्चों, झुमकी सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई, दिख ही नहीं रही। तीनों मीनू रानू एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अचानक से डर लगने लगता है, कहीं झुमकी को कुछ हो तो नहीं गया, वो क्यों नहीं आई अब तक। चलो जल्दी, हमें झुमकी को ढूंढ कर लाना होगा। हाँ माँ, वो आज एक प्ले देखने गई है, हम भी उसी में जा रहे हैं, उसे जल्दी लेकर आते हैं। तीनों बच्चे वापस उसी दिशा में उड़कर जाते हैं जिधर रात को उड़ रहे थे। बहुत दूर जाने के बाद बादलों में उन्हें झुमकी का फेदर दिखता है। वहाँ देखो। बादल पे पहुंचकर वो देखते हैं कि झुमकी वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। तीनों मिलकर उसे होश में लाते हैं। मैं नहीं ला पाई वो फल, मुझे माफ कर दो। पता है हम कितना डर गए थे। थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। पर कल हुआ क्या था? मैं रात को जितनी दूर जा रही थी, वो फल और दूर जाता जा रहा था। फिर अचानक थकान से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। सॉरी, मुझे तुम लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी ना। कोई नहीं, हमें खुशी है तुम सही सलामत हो। चलो घर चले, मम्मा पापा भी परेशान हो रहे होंगे। चारों बच्चे घर आते हैं तो देखते हैं उनकी माँ पापा बहुत परेशान हो रहे हैं और रो रहे हैं। उन्हें चुप कराने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। बच्चों को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तुम लोग कहाँ चले गए थे? पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। तुम लोग कोई प्ले देखने नहीं गए, हमसे झूठ क्यों बोला तुमने सुबह? और झुमकी तुम कहाँ थी तुम रात भर? ये सारी गलती मेरी है मम्मा पापा। फिर झुमकी ने सारी बात रोते रोते बताई। ओ मेरी बच्ची, मुझे पूछ लेती एक बार तो। सॉरी माँ, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब से बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम सब भी बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। चारों बच्चों को टोनी और उनका पति गले लगा लेता है। कल तक हम जिसको फल समझ रहे थे, वो तो हमारे चंदा मामा निकले। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो।
एक बड़ी झील के पास बहुत सारे चूहे रहते थे। एक दिन वहाँ हाथियों का एक झुंड आया। हाथियों के पैरों तले दबकर सैकड़ों चूहे मर गए। बचे हुए चूहे बहुत चिंतित हुए। चूहों के सरदार ने कहा, हमें इन हाथियों से दया का अनुरोध करना चाहिए। आप लोगों की झील जाते समय हमारे सैकड़ों साथी दबकर मर गए। हमारा अनुरोध है कि आप लोग झील जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते का प्रयोग करें। हाथियों का मुखिया मान गया। एक दिन राजा ने जंगल के सारे हाथियों को पकड़कर ले जाने का आदेश दिया। जंगल में जाल लगा दिए गए। एक को छोड़कर सारे हाथी जाल में फंस गए। हाथी चूहों के सरदार के पास पहुंचा, उससे सहायता मांगने लगा। सभी चूहे तुरंत जालों की ओर भागे। वहां पहुंचते ही सभी ने जालों को कुतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जाल कट गए और सारे हाथी मुक्त हो गए। दया के बदले और अधिक दया मिलती है। जंगल में रक्षाबंधन की रौनक थी। हर कोई अपने भाई बहनों के साथ था, सिवाय एक के। काश मेरा भी कोई भैया होता जो मेरी रक्षा करता। अरे तो बना लो किसी को भैया, जंगल में दिल वाले बहुत है। लेकिन तभी जंगल में आई डर की आहट। अब से राखी नहीं, हमार राक्षस बंधन चलेगा। मिठाई, काजू कतली सब हमरा हवाले करो और चिड़ै तोहके तो तोहफा ले जाएगी। माझो भैया नाहीये ना, पण कोणीतरी असेल ना जो राखी बांधल्यावर माझी रक्षा करेल। और तभी पेड़ों के बीच से आया जंगल का असली रक्षक। मियाँ भालू, आज रक्षाबंधन है। माँ कहती थी जब डर लगे तो भाई को याद करना। क्या आप मेरे भाई बनेंगे? गुग्गू, तूने मुझे भाई कहा, अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अरे ओ राक्षस, मेरी छोटी बहन को छूने की सोच भी मत। राखी बांधी है उसने। अब मैं उसका भाई हूं और रक्षक भी। साग्या, जंगल में बहनों पर नजर डालने वालों को सीधा माटी में मिला देते हैं हम। हमरा सामने राखी वाखी कुछ ना चले भाई। हम तो हार भी पहने तो ओ डर से टूट जाला। भैया, ये राखी में है मेरा भरोसा। अब तुम सुपर भैया बन जाओगे। अरे ओ चिरई, राखी बात के का सोची बच जइबू। हमरा एक फूक में उड़ जेगू ता पूरा जंगल। भैया, भैया कहाँ हो आप? अब तूने मेरी बहन को डराया। अब देख रक्षक कैसे वार करता है। राक्षस काका, राखी से डर लगता है कि नहीं? हे दैया, ये राखी में तो सुपर पावर बा। हम तो भी रिटायरमेंट लेवे कर सोचता नहीं। अब हर रक्षाबंधन पर मैं तुम्हें ही राखी बांधूंगी भैया। और मैं हर बार राक्षसों को सीधा उड़ाकर पेड़ से लटकाऊंगा। बहन की रक्षा करना कोई छोटी बात नहीं, ये तो हमारी सुपर ड्यूटी है। अगली बार हम हेलमेट पहन के राखी बांधेंगे बालू भैया को। एक दुष्ट मेंढक ने एक चूहे से दोस्ती कर ली। एक दिन दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक तालाब मिला।
चूहे को पानी में जाने से डर लग रहा था, लेकिन मेंढक ने कहा कि वे तालाब पार करने में चूहे की सहायता करेगा। उसने चूहे की टांगें अपनी टांगों से बांध ली और पानी में कूद पड़ा। जब मेंढक तालाब के बीच गहरे पानी में पहुंचा तो वह चूहे को पानी में नीचे खींचने लगा। चूहे ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और उनकी खींचतान से पानी में काफी हलचल होने लगी। हलचल देखकर तालाब के ऊपर उड़ रहा एक बाज वहाँ आ गया। वे नीचे आया और चूहे को अपने पंजे में दबाकर उड़ गया। धोखेबाज मेंढक की टांगे भी उसकी टांगों के साथ बंधी थी, इसलिए वो भी चपेट में आ गया और चूहे के साथ वे भी बाज की पकड़ में आ गया। जो दूसरों को हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं वे स्वयं भी अपने ही कार्यों से हानि उठाते हैं।